तो चर्च यानी कि पादरी की, चर्च और पादरी की धार्मिक राजनीतिक स्थिति, धार्मिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति तीनों तरीके से मजबूत था चर्च। चर्च यानी कि जो जैसे भारत में मंदिर होते हैं उस तरीके से यूरोप में चर्च होते हैं, उसी तरीके से यूरोप में चर्च होते हैं। और जो पादरी हैं वो जैसे हिंदुस्तान में ब्राह्मण होते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं, मंदिर का ख्याल रखते हैं, लोगों की पूजाओं में हेल्प करवाते हैं, उसी तरीके से। और भारत में धर्म संबंधित कर्मकांडों को करते हैं, उसी तरीके से यूरोप के अंदर चर्च होते हैं। चर्च के अंदर बैठे हुए प्रीस्ट यानी कि पादरी होते हैं। उनकी स्थिति मजबूत थी। क्यों? क्योंकि वो राजा के रूल बनाने के लिए ऑर्डर भी देते थे। यहां पर सीमित होती है शक्ति राजा की, जो सीमित शक्ति है वो जो ले रखी है वो किसने ले रखी है? चर्च ने। तो चर्च सबसे ज्यादा ताकतवर जाएगा आने वाले टाइम में। हम उस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में नहीं देख रहे हैं। तो हम नोट करेंगे कि जो धर्म यानी जो चर्च है उसकी जो धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है वो मजबूत थी। तो अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे जैसे वर्तमान में सोचा जाता है कि बगावत क्यों नहीं करी इन्होंने, खेती और मजदूरों ने। बगावत के लिए सबसे पहला आवाज उठाने के लिए जरूरत होती है शिक्षा की। शिक्षा का अधिकार केवल यहीं पर ही था। शिक्षा का अधिकार केवल चर्च को ही था। तो जिस तरीके से भारत के अंदर शुरुआत में सबसे प्रारंभिक समय पर ब्राह्मण समुदाय को केवल शिक्षा हासिल करने का अधिकार था, उस तरीके से चर्च यानी कि पादरी को भी शिक्षा पर एकाधिकार था। कोई और शिक्षित ही नहीं हो सकता, ना लॉर्ड्स हो सकता है, ना राजशासक हो सकता है। बाद में आएगा ये। आप सभी लोगों के मन में सवाल उठा होगा कि भाई ऐसा तो नहीं है, कुलीन वर्ग भी हुआ करता था। कुलीन वर्ग है, बाद में आएगा। जिस तरीके से वैश्यों को बाद में जनेऊ धारण करने की परमिशन, वेद पढ़ने की परमिशन जिस तरीके से बाद में दी गई है भारत में, उसी तरीके से यूरोप में भी शिक्षा का अधिकार कुलीन वर्ग को बाद में आया है, वो बाद में जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा पर एकाधिकार बना हुआ था। एक चीज और याद रखेंगे हम सभी लोग अपने पढ़ने के दौरान, जिस तरीके से भारत में संस्कृत भाषा थी, भाषा जो संस्कृत थी उस पर एकाधिकार था ब्राह्मण समुदाय का, उसी तरीके से यूरोप के अंदर एक भाषा थी लैटिन। कौन सी भाषा थी? लैटिन। तो लैटिन भाषा पर एकाधिकार था। जो शास्त्र थे, जितने भी शास्त्र थे, वो सभी शास्त्र जो हुआ करते थे वो लैटिन भाषा में ही लिखे जाते थे। जिस तरीके से हमारे जो पुरातन शास्त्र है, हमारी भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई, या हमारे पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, इस तरीके से जितने भी हमारे शास्त्र है धर्म से संबंधित, वो सभी लिपियां हो गई, पांडुलिपियां, वो सभी संस्कृत में लिखी जाती हैं। यूरोप में किस भाषा में लिखी जा रही थी? यूरोप में लिखी जा रही थी लैटिन भाषा में। आपने कई बार सुना भी होगा अपने पढ़ने के दौरान कि इस शब्द को लैटिन भाषा में ये कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप सबने नोट कर लिया होगा। और एक दूसरा हिस्सा है, हम एक तो ये हो गया सामंतवादी, एक धर्म हो गया, और दूसरा एक धर्म हो गया, दूसरा है हमारा, अब हम इसके बाद चलेंगे कृषि कैसी थी। क्योंकि किसी भी चीज को बिना टेक्नोलॉजी के तो आप आधुनिकता ला नहीं सकते हो। आधुनिकता लाने के लिए हमें भाई टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी। उस समय की टेक्नोलॉजी क्या कर रही थी? क्या था उस समय की टेक्नोलॉजी में? उस समय क्या था कि मुद्रा का सीमित उपयोग था, इतना उपयोग नहीं था। सेम भारत की तरह ही था यूरोप भी। वस्तु विनिमय व्यवस्था थी। आप मुझे चावल दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको गेहूं दे देता हूं। आप मुझे बाजरा दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको अरहर की दाल देता हूं। सेम यही चीजें चल रही थी यूरोप के अंदर। और यूरोप भी जो आज वर्तमान में जो मतलब कि इतना सब पैसा वगैरह खर्च करता है, जो इतना सब कुछ अपने आप को आधुनिक विकास विकसित दिखाता है, उस ये सब कब हो रहा है? 5वीं से 15वीं शताब्दी में।
सोचिए 15वीं शताब्दी में हमारे पास मुगल एम्पायर आ चुका था और हम आराम से अपना बिजनेस कर रहे थे, रोम का सारा सोना भारत में लेकर आ रहे थे, उस समय ये यहाँ पर थे और इस तरीके की स्थिति बनी हुई थी। तो हम दूसरा हम जाएंगे कृषि व्यवस्था पर। तो मैं मिटा रहा हूं फिलहाल के से, उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं कृषि व्यवस्था पर। कैसी थी कृषि व्यवस्था? भाई श्रम आधारित थी, तो लिखेंगे हम मानवीय श्रम आधारित कृषि थी। यानी कि उस समय ना तो ट्रैक्टर था, ना ही किसी तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा था। जिस तरीके से भारत के अंदर बैलों के ऊपर हल लगाया जाता था और खेत को जोता जाता था और फसल की पैदावार की जाती, सेम यूरोप भी कर रहा था, सेम कोई नई चीज नहीं कर रहा था। दूसरी चीज, मुद्रा का सीमित उपयोग था। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विनिमय व्यवस्था थी, ज्यादा थी, लोग वस्तुओं को एक्सचेंज करने का ज्यादा चलन था। इस तरीके से नहीं था कि भाई मुद्रा का सभी लोग यूज कर रहे हो। तीसरा था तकनीकी अभाव था। तकनीकी अभाव था। सोचिए इस समय पर जब 15वीं शताब्दी के अंदर भारत में आराम से सूत काता जा रहा है, सूत की कताई जबरदस्त तरीके से हो रही है और हम अपना सूती वस्त्र यूरोप में बेच करके आराम से व्यापार कर रहे थे। उस समय इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ना इनके पास इतना कपास हुआ करता था। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कृषि व्यवस्था भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि मानवीय श्रम था, टेक्नोलॉजी थी नहीं, ट्रैक्टर वगैरह का कोई प्रचलन नहीं था, कोई आधुनिक मशीनें थी नहीं और मुद्रा भी सीमित थी। केवल इतना था कि भाई हम अपना जो है सामान वस्तु विनिमय व्यवस्था से हम आदान प्रदान किया करते थे। तकनीक का अभाव था, लेकिन हाँ एक चीज थी कि वहां का जो ग्रामीण समाज था, भारत के ग्रामीण समाज के समान ही वहां का समाज भी आत्मनिर्भर समाज था। कैसा था वहां का समाज? आत्मनिर्भर समाज था। क्योंकि वहां का समाज क्या करता था? भाई खेती करता था, खेती से अनाज उगाता था, अनाज उगा करके वो अपने पहले भरण पोषण के लिए रखता था। अगर उसमें से कुछ बच जाता तो उसको वस्तु विनिमय या मुद्रा की सहायता से उसको सेल करके मार्केट में, बाजारों में वहां पे सेल करके अपनी बाकी की अन्य जरूरतों की पूर्ति कर लेता था। और अब हम ये तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट सामंतवादी यानी कि पदानुक्रम व्यवस्था, दूसरी हमने इससे पहले यहां पर नोट करी धर्म और चर्च का प्रभुत्व, तीसरा हमारा कृषि व्यवस्था और चौथा पॉइंट हम नोट करेंगे। जो चौथा पॉइंट है वो हमारा है सामाजिक जड़ता और असमानता। असमानता आपको यहीं पर ही देख करके महसूस हो गई होगी, क्योंकि ये व्यक्ति इतना अमीर है लॉर्ड्स, और गुलाम, इसे गुलाम नहीं कहेंगे, ये गुलाम तो नहीं है खैर, लेकिन गुलामों के समान तो इसका जीवन था ही, जो सर्फ थे वहां के। तो चौथा था हमारा सामाजिक, नोट करेंगे हम सभी लोग, जड़ता और असमानता। तो सामाजिक में जड़ क्या था? सेम वही जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो शिक्षा थी, शिक्षा केवल पृष्ठ और अब आ चुकी थी कुलीनों के पास भी। ठीक है, जो मैंने आपको एक पॉइंट पहले ही बता दिया है, इसलिए मैं अब लिखते हुए हम आगे चल रहे हैं कि जो शिक्षा थी वो सीमित वर्ग तक थी। शिक्षा केवल कुलीन वर्ग हासिल कर सकता था या फिर हासिल कर सकता था पृष्ठ यानी कि चर्च। शिक्षा का कुलीन वर्ग और
पादरी वर्ग का अधिकार। तो शिक्षा पर कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का पूरी तरीके से जो थी मजबूती थी, वो शिक्षा वही हासिल कर सकते थे। और साथ ही साथ एक चीज और कि असमानता व्याप्त रूप से थी। असमानता अपने चरम पर थी। इसी तरीके से इसका पांचवा जो टॉपिक आता है वो है अंधविश्वास। अंधविश्वास जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो किसी भी चीज के लिए कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो उसका सिंपल सी बात है, उसका जिम्मेदार वो केवल और केवल ईश्वरीय प्रकोप को बताया करते थे। वो यही कहा करते थे कि भाई किसी भी चीज के लिए जो जिम्मेदार है वो ईश्वर है, ईश्वर का प्रकोप है, ईश्वर हमसे नाराज है। अगर ईश्वर के लिए हम ये करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पैदा हुई हैं प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमारा किसी तरीके की बीमारी या किसी भी तरीके का जो प्राकृतिक आपदा है, अगर किसी भी तरीके की आई है यूरोप के अंदर, तो ये कर्म कांड करने से हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो अंधविश्वास और सीमित ज्ञान भी उनका कैसा था? सीमित था। क्यों था सीमित? एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सीमित यानी कि लिमिट, उसकी लिमिटेशंस थी ज्ञान की। क्यों थी लिमिटेशंस? क्योंकि वो अंतिम सत्य बाइबल को ही माना करते थे। जो बाइबल में लिख दिया गया वही अंतिम सत्य है उनके लिए। जैसा कि आपने सुना भी होगा कुछ समय पहले कि बाइबल जो था वो पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत को मानता था। ज्योग्राफी में आपने सुना होगा कि इससे पहले जो भी कहा गया ज्योग्राफिकल्स, उस समय के ज्योग्राफिकल्स के द्वारा, कि पृथ्वी सेंटर में है और सभी जो हमारे ग्रह हैं वो उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। तो वो इसी में ही था कि भाई सीमित ज्ञान है मेरे पास और जो बाइबल में लिखा है वही अंतिम सत्य है। अगर किसी ने कोई दूसरा सत्य कह दिया तो वो सत्य नहीं है, अंतिम सत्य यही है। अंधविश्वास से पूरी तरीके से भरे हुए थे कि किसी भी चीज के लिए ईश्वरीय प्रकोप को जिम्मेदार माना जाता था। तो आइए हम नोट करते हैं अपने पांचों पॉइंट के सब पॉइंट्स को कि किसी भी असामान्य स्थिति के लिए ईश्वरीय प्रकोप जिम्मेदार था। दूसरा सब पॉइंट लिखेंगे, जो बाइबल था अंतिम सत्य माना जाता था। तो ये जो भी हमने अभी तक समझा वो ये था कि आधुनिकता से पहले की क्या स्थिति थी। अब हम पहुंचेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, यूरोप में आधुनिकता। अब आपको ये सभी कंटेंट हेल्प करेंगे कि यूरोप में आधुनिकता से पहले ये था, जब आधुनिकता आई तो क्या क्या बदल रहा था, क्या क्या चीजें परिवर्तित हो रही थी, कहां पर चेंजेस आ रहे थे, उन चेंजेस के लिए कौन जिम्मेदार था। मैं, जाहिर सी बात है, मैं तो हो नहीं सकता, मैं तो अभी भी हूं, यहां पर हूं। तो उस समय के जो थिंकर्स थे, दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, क्या वो जिम्मेदार थे या धीरे धीरे समाज की स्थिति बदली, क्या हो रहा था। तो हम आगे ध्यान रखेंगे कि जो हमारा अगला टॉपिक होगा
वो जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो आधुनिकता से हम नोट करेंगे कि तब हम अपने टॉपिक पे पहुंचेंगे कंपैरिजन करते हुए।